गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एएनएम के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन जो संविदा एएनएम के एग्ज़ाम में भी आते हैं और झारखंड एएनएम में, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही होता है और इसमें नन नर्सिंग भी है संविदा वाले में। आप उसका भी पढ़ाई कुछ दिन से बाद से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क में गर्भाशय क्या औसत आकार होता है। मतलब जो एक वयस्क होता है, एक वयस्क महिला होती है, उसके गर्भाशय का औसत आकार क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 3 इंच मतलब 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, और ऑप्शन डी है 7 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर होगा। मतलब एक वयस्क महिला जो होती है उसके गर्भाशय का औसत आकार मतलब यूट्रस का आकार होता है 3 इंच लंबा मतलब 7.5 सेंटीमीटर और 2 इंच चौड़ा मतलब 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की दीवार की मांसपेशिया परत को क्या कहते हैं। मतलब गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसकी मांसपेशिया परत को क्या कहते हैं। मांसपेशिया इसी परत को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन डी है सर्विक्स। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा मायोमेट्रियम। जो गर्भाशय की मांसपेशीय परत होती है मतलब जो मसल वाला भाग होता है जो मतलब बीच में पाया जाता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है। मतलब जो यूट्रस होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है शुक्राणु का उत्पादन, ऑप्शन बी है अंडे का उत्पादन, ऑप्शन सी है निषेचन अंडे से को पोषण और सुरक्षा प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है मासिक धर्म को रोकना। इसका राइट आंसर होगा निषेचित अंडे को पोषण और सुरक्षा प्रदान करना यूट्रस का मतलब गर्भाशय का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का निचला सकरा भाग को क्या कहते हैं। मतलब जो यूट्रस होता है, आप यूट्रस कैसे देख लेंगे आकृति, ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। यहाँ 2 फ्लैपियन ट्यूब होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका जो नीचे जो ये सकरा वाला भाग होता है वो क्या होता है। तो उससे ऑप्शन ए है फंडस, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी है ओवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर्विक्स। सर्विक्स कहते हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है सकरा वाला भाग, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत टूटकर बाहर निकलती है। मतलब मासिक धर्म के दौरान जो हमारा परत होता है उसमें से कौन सा परत टूट के बाहर निकलता है। तो हमारा 3 परत होता है। एक जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, बीच में मोटा वाला भाग होता है जो मायोमेट्रियम होता है, और आड़ी मतलब लास्ट वाला भाग होता है जो एंडोमेट्रियम होता है। 3 परत का बना होता है हमारा यूट्रस। तो इसका ऑप्शन है मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी है पेरीमेट्रियम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है जो तीसरा पार्ट होता है जो अंदर का होता है वो टूट के मासिक धर्म के दौरान बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय किस अंग के ऊपर स्थित होता है। मतलब जो गर्भाशय होता है वो किस अंग के ऊपर स्थित होता है। तो ऑप्शन ए है मूत्राशय, ऑप्शन बी है मलाशय, ऑप्शन सी है आंत, ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा मूत्राशय के ऊपर मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूट्रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय किस हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब जो गर्भाशय होता है वो किस हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, और ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन होते हैं जो गर्भाशय के जो गर्भाशय के हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और इंसुलिन होता है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय की किस स्थिति को एटिवेटन कहा जाता है, मतलब इस गर्भाशय की कौन सी स्थिति होती है जिसे एटिवेटन कहते हैं। तो ऑप्शन जब यह पीछे की ओर झुका हो, ऑप्शन बी है जब यह आगे की ओर झुका हो, ऑप्शन सी है यह सीधा हो, ऑप्शन डी है जब यह उल्टा हो। तो इसका राइट आंसर होगा जब यह आगे की ओर झुका हो। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडवाहिनी को कौन सा हिस्सा अंडाशय के सबसे निकट होता है, मतलब अंडवाहिनी का कौन सा हिस्सा होता है जो अंडाशय के सबसे निकट होता है। तो ऑप्शन ए है एम्पुला, ऑप्शन बी है इंट्राम्यूरल पार्ट, ऑप्शन सी है स्थमत, ऑप्शन डी है फिम्डी। तो इसका राइट आंसर होगा फिम्डी जो होता है वो अंडवाहिनी के नज़दीक वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में 4 मुख्य स्तंभों में से एक कौन सा है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है उसके 4 स्तंभों में से कौन सा एक है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है समान वितरण, ऑप्शन बी है निजी अस्पतालों का विकास, ऑप्शन सी है केवल शहरी क्षेत्रों में सुविधा, ऑप्शन डी है महंगे उपचार। तो इसका राइट आंसर होगा समान वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य स्तंभों में से है। नेक्स्ट है यहाँ हम कुछ डिटेल्स में आपको पढ़ाए हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 स्तंभ कौन से वो हैं, तो ये बताया जा रहा है। तो समान वितरण मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जैसे सभी लोगों को गांव स्वास्थ्य सेवाएं बराबर रूप से मिलनी चाहिए, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो, उसे इक्विटेबल मतलब समान वितरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स मतलब सामुदायिक सहभागिता, ये दूसरा है सामुदायिक सहभागिता। इसमें लोगों की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं अधिक प्रभावी होते हैं, मतलब हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसमें अगर जब कोई समुदाय के लोग ही भाग नहीं लेंगे तो वो सेवाएं अच्छी हो पाएगी नहीं ना। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि समुदाय की भागीदारी किसमें होती है, जब लोगों की भागीदारी स्वास्थ्य सेवाएं में अधिक प्रभावी हो। नेक्स्ट है तीसरा है उपयुक्त तकनीक है, मतलब ऐसी तकनीक का उपयोग जो सस्ती और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ऐसे तकनीक रखा जाए जो सस्ती हो और सभी लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाए, उसे वैसी होती है। चौथा है इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन मतलब अंतर क्षेत्रीय संबंध, मतलब कोई भी क्षेत्र में अच्छा संबंध हो, जैसे स्वास्थ्य के लिए शिक्षा कृषि स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सहयोगी जरूरी है। ये है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 मुख्य स्तंभ हैं, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्मा आटा सम्मेलन 1978 का मुख्य नारा क्या है, ये याद रखिएगा कि आल्मा आटा का सम्मेलन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। इसका मुख्य नारा क्या है, तो ऑप्शन ए है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, सी ऑप्शन है हेल्थ फॉर वेल्थ, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसका राइट आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, ये आल्मा आटा सम्मेलन का नारा है। देखिए आल्मा आटा के बारे में हम यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे आल्मा आटा सम्मेलन जो हुआ था 1978 में हुआ था, ये याद रखिए 1978 में हुआ था, जो WHO और यूनिसेफ के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य नारा था सभी के लिए स्वास्थ्य वर्ष 2000 तक, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराना 2000 तक। इसका अर्थ था कि वर्ष 2000 तक हर व्यक्तियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से उपलब्ध हो, मतलब जो आल्मा आटा सम्मेलन हुआ था उसी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बोला गया था और ये बताया गया था कि स्वास्थ्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, जो 2000 तक ये 2000 ईस्वी तक हो जाना चाहिए, और ये 1978 में हुआ था। और इसमें जो सम्मेलन में था WHO यूनिसेफ के दोनों से मिल के बना था।
नेक्स्ट है आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी, मतलब एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी होता है वो आशा का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, आशा जो होती है यह एक प्रतिष्ठित महिला और समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है जिसे गांव और या शहरी बस्ती में चुना जाता है। और ये कितनी जनसंख्या पे होती है, तो 1000 की जनसंख्या पे होती है, ठीक है ना, 1000 की जनसंख्या पे होती है। आशा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आशा का मुख्य कार्य क्या होता है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं से जोड़ना, मतलब वो हेल्थ सेवाएं से जोड़ने का काम करती है। गर्भाशयी महिला, बच्चों और परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, मतलब वो गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट वुमन होती है या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उसको उसके परिवार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी मतलब जानकारी देती है। टीकाकरण, पोषण, परिवार और नियोजन में मदद करता है, इसलिए इसे स्वास्थ्य और समुदाय के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये हो गया आशा के बारे में गाइस डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS का मानक घोल 1 लीटर पानी में कितने ग्राम होना चाहिए, मतलब जो ORS का घोल होता है वो 1 लीटर पानी में कितने होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 10.5 ग्राम, ऑप्शन बी है 20.5 ग्राम, ऑप्शन सी है 15.5 ग्राम और ऑप्शन डी है 25.5 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा 20.5 ग्राम में ORS को घोला जाता है 1 लीटर पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा का कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन मतलब NHM के अंदर ही आशा को कार्यरत किया गया था, इसका कार्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हम पीछे बताए हैं आपको, इसका आंसर आप सही कीजिएगा। ऑप्शन ए है अस्पताल में सर्जरी करना, ऑप्शन बी है समुदाय स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, ऑप्शन सी है दवाओं को निर्माण करना और ऑप्शन सी है लैब परीक्षण करवाना। तो बताइए अगर आशा का क्या कार्य होता है, तो समुदाय स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाना ये आशा का कार्य होता है। यहाँ पे भी आशा का हम थोड़ा सा डिटेल्स लिखे, जैसे आशा को क्या कहते हैं, तो एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी कहते हैं आशा को। ये एग्रीगेट, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी। यह कार्यक्रम का मुख्य काम होता है, मतलब आशा का कार्यकर्ता का मुख्य काम होता है गांव या समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, टीकाकरण, परिवार नियोजन, साफ सफाई, बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता प्रदान करना। मतलब आशा का काम क्या होता है, ये बच्चों और परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, टीकाकरण का भी सेवाएं ये प्रदान करती है और परिवार नियोजन का भी कार्य करती है, ये वाटर एंड सैनिटेशन का भी कार्य करती है और ये बीमारियों की रोकथाम में जागरूकता फैलाती है कि कोई भी गांव में नया बीमारी हो उसे पहले जाके हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना, ये आशा का काम होता है। इसलिए आशा कार्यकर्ता कम्युनिटी हेल्थ गाइड और फैसिलिटी के रूप में कार्य करता है, मतलब जो आशा होती है वो कम्युनिटी हेल्थ गाइड या फैसिलिटी के रूप में काम करती है और न कि दवाई बनाने और सर्जरी, मतलब ये दवाई बनाने और सर्जरी या फिर लैब टेस्ट में काम नहीं करती, ये बस हेल्थ गाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस टॉक्साइड TT वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के कितने समय बाद दी जाती है, तो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसमें TT का जो इंजेक्शन दिया जाता है पहले तो विदिन दे दिया जाता है आपको, जैसे ही उनको उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है उस समय दे दिया जाता है। उसके बाद कितना दिन दिया जाता है ये पूछा जा रहा है दूसरी खुराक। तो ऑप्शन ए है 2 सप्ताह, ऑप्शन बी है 4 सप्ताह, ऑप्शन सी है 6 सप्ताह, ऑप्शन डी है 8 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा 4 सप्ताह, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको टेटनस की पहली खुराक एज पर सून, मतलब जैसे पता चला वैसे ही उसको दे दी जाती है और दूसरे जो खुराक होता है उसके 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी प्रिवेंशन का एक उदाहरण क्या है, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है रोगों का प्रारंभिक उपचार, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है पूर्वाभास, ऑप्शन सी है शल्य चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा टीकाकरण कराना प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है। जैसे हम बचपन में BCG का टीका लेते हैं, PV का लेते हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है।
तो बताइए गाइस, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। बताइए गाइस, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ दिन बाद मैं बुक्स ले रही हूँ, उस बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।